हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपीएस हाइब्रिड एकेडमी। और आज के लेक्चर में हम पिछले लेक्चर में हम क्या पढ़ रहे थे, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस। जैसा कि मैंने बताया था कि एटॉमिक रेडियस को हम एक आइसोलेटेड एटम मिलना हमें पॉसिबल हर जगह नहीं है। कभी कभी हमें कोवैलेंट टाइप से जुड़े हुए एटम मिलेंगे, वहाँ पे आप एटॉमिक रेडियस कैसे निकालोगे। कभी कभी वंडर वाल फोर्सेस से जुड़े हुए मॉलिक्यूल मिलेंगे, वहाँ पे हम वंडर वाल रेडियस डिफाइन करेंगे। ठीक है, कहीं कहीं आयंस मिलेंगे, वहाँ पे हम आयनिक रेडियस डिफाइन करेंगे। ठीक है, इसी के बेसिस पे 4 टाइप्स के एटॉमिक रेडियस हमें मिले। ठीक है, चलो एक एक करके देख लेते हैं। मेटालिक रेडियस, कोवैलेंट रेडियस, वंडर वाल रेडियस एंड आयनिक रेडियस। ठीक है, मेटालिक रेडियस क्या है, देखो जब किसी क्रिस्टल में एटम्स अरेंज होते हैं तो पॉजिटिव चार्ज फिर एनायन। ठीक है, यानी मान लो एनायंस की अगर पैकिंग की जाए तो उसमें कैटायन वॉइड में आएंगे, अगर कैटायंस की पैकिंग की जाए तो एनायंस वॉइड में आएंगे। ठीक है, तो जो ये दो कैटायंस के बीच का जो डिस्टेंस होगा इसको बोलेंगे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस d, और जो इसका रेडियस डिफाइन होगा वो कितना होगा d/2। ठीक है, जो r होगा मेटालिक रेडियस वो कितना होगा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस अपॉन 2, मींस द रेडियस इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 कैटायंस। ओके, तो यहाँ पे मेटालिक रेडियस पता चल गया आपको। उसी तरह कोवैलेंट रेडियस क्या है, अगर कोई दो एटम है, मान लो 2 क्लोरीन एटम है, ठीक है, Cl2 का फॉर्मेशन किए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई कहे कि एक Cl का आप रेडियस बताओ, तो यहाँ पे क्या करोगे, दो सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है d, ठीक है, तो यहाँ से r निकाल दोगे d/2। ठीक है, अगर दो मॉलिक्यूल, दो एटम क्या है, कोवैलेंटली बॉन्डेड है, तो आप कैसे r निकालोगे, r = d/2 वेयर d इज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम्स। ओके, तो ये हो गया हमारा कोवैलेंट रेडियस। डेफिनेशन कैसे लिखोगे, द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं ना, तो द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम्स या सेंटर ऑफ 2 एटम्स इज कॉल्ड कोवैलेंट रेडियस। ठीक है, तो ये कोवैलेंट रेडियस हो गई। अब देखो वंडर वाल रेडियस, इसमें क्या मॉलिक्यूल्स वंडर वाल फोर्स से जुड़े होंगे। जैसे मान लो दो मॉलिक्यूल यहाँ पे Cl2 है, देखो यहाँ पे एटम के बीच बॉन्ड बन रही थी, ओवरलैपिंग हो रही थी। यहाँ पे ये दोनों जो एटम मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, वंडर वाल फोर्स से जुड़े हुए हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं, वंडर वाल फोर्सेस से। कुछ मॉलिक्यूल में आयन इंटरेक्शन होता है, ठीक है, अगर वो आयनिक मॉलिक्यूल हो तो। लेकिन यहाँ पे जो मॉलिक्यूल जिनमें वंडर वाल फोर्स होता है वहाँ पे हम क्या डिफाइन करते हैं, वंडर वाल रेडियस। ओके, तो वंडर वाल रेडियस क्या होता है, ये भी क्या होगा, जैसे दो सेंटर्स के बीच हमने डिस्टेंस निकाला d, ठीक है, तो यहाँ भी r क्या डिफाइन हो जाएगा, d/2। ओके, r = d/2 वेयर d इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स बॉन्डेड विद वंडर वाल फोर्सेस। ओके, समझ आ रहा है यहाँ तक। ठीक है, अब बात करो आयनिक रेडियस की, जिसकी हमें सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन है इस पूरे आयनिक रेडियस के ट्रेंड में, रेडियस के ट्रेंड में। ओके, तो आयनिक रेडियस क्या, जैसे हमने रेडियस डिफाइन किया था कि न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर सेल के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, रेडियस। तो लेकिन यहाँ अगर कोई आयन गिवन है आपको, ठीक है, जैसे सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, ठीक है, या कैटायन हो या एनायन हो, कोई भी आयन हो, वहाँ से न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर सेल के जो बीच का डिस्टेंस है उसे ही क्या बोलेंगे, उसे ही बोलेंगे आयनिक रेडियस। यहाँ सिंपल आयनिक रेडियस डिफाइन कर दोगे, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर सेल इज कॉल्ड आयनिक, इन ए आयन इज कॉल्ड आयनिक रेडियस। ठीक है, तो ये चारों चीजें हो गई आपकी। मेटालिक रेडियस जिसमें हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 कैटायंस, और कोवैलेंट रेडियस हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम्स, और यहाँ पे half of the distance between 2 molecules, center of 2 molecule, and then ionic radius is distance between center of nucleus and
एंड आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। इस सेल को क्या बोलेंगे, आउटर मोस्ट सेल। इसके बीच में भी बहुत सारे सेल होंगे, लेकिन जो सबसे लास्ट में होता है उसको ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट सेल। ओके, तो ये हो गए हमारे डेफिनेशन, ठीक है। एक चीज और इसमें पूछा जाता है कि रेडियस का ट्रेंड बता दो, कौन बड़ा, कौन छोटा, कौन उससे बड़ा, ठीक है। तो आप इसमें से देख के बताओ कि सबसे बड़ा रेडियस कौन सा होगा, ठीक है। तो आपको दिख जाएगा कि जो वंडरवॉल रेडियस होता है ये सबसे ज्यादा होता है, तो आप लिख दोगे आर वंडरवॉल, वंडरवॉल, ठीक है। आर वंडरवॉल सबसे ज्यादा, वंडरवॉल रेडियस सबसे ज्यादा। इसके बाद बताओ, इसके बाद ये होगा, क्योंकि यहाँ के बीच दो एटम्स के बीच डिस्टेंस है, दो आयंस के बीच, तो वहां उसके बाद क्या हो जाएगा, आर क्या, मेटेलिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस, ठीक है। MR लिख दो, मेटेलिक रेडियस और क्रिस्टल रेडियस इसको बोल सकते हो, क्रिस्टल रेडियस। ओके, ये बात हो गई, ठीक है। मेटेलिक रेडियस, फिर क्या आएगा बताओ, फिर क्या आएगा। अब देखो ये दोनों हो गए, अब इसमें और इसमें बात कर लेते हैं। देखो इसमें क्या हो रहा है, दो एटम्स क्या कर रहे हैं, ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो वो इससे तो छोटे ही होंगे ना, क्योंकि ओवरलैप करके और साइज इतना तो घट जा रहा है, देख लो इतना कम से कम घट रहा है ना, यहाँ पे होना चाहिए इतना, लेकिन इसके आधा ही आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमारा कम हो जा रहा है, ठीक है। तो उससे बड़ा कौन हो जाएगा, आयनिक रेडियस, आर आयोनिक रेडियस, ठीक है। और देन क्या होगा, कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस। ओके, तो ये हमारा हो गया रेडियस का ट्रेंड। आप रेडियस का ट्रेंड मीन्स टाइप ऑफ रेडियस में कौन कौन रेडियस बड़े होते हैं, कौन छोटे होते हैं। ये हो गया सबसे ज़्यादा वंडरवॉल, फिर हो गया मेटेलिक रेडियस, फिर हो गया IR मीन्स आयनिक रेडियस, फिर हो गया हमारा कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, और ये तो सब जानते हो, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, रेडियस, ठीक है। चलो ये बात हो गई। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम पी ब्लॉक में कैसे कैसे रेडियस का वेरिएशन होता है, कैसे चेंजेस आते हैं, क्या क्या एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये नोट कर लेना, ये स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर सकते हो। ओके, चलो अब इधर से इधर छोड़ देता हूँ और इधर से हम फिर से पढ़ते हैं क्या पी ब्लॉक में क्या ट्रेंड आएगा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कैसे रेडियस चेंज हो रहा होगा। बात करेंगे यहाँ पे आयनिक रेडियस या सिंपल रेडियस की, कौन सा, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड देन आउटर मोस्ट सेल, इस रेडियस की बात करेंगे। ओके, हम हमेशा एक आइसोलेटेड एटम मान के उसके रेडियस की बात करेंगे। चलो, तो पी ब्लॉक में सबसे पहले मान लो बोरान, एल्यूमिनियम, ये याद है ना, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, ठीक है, थैला, ठीक है। चलो इसमें आयनिक रेडियस का ट्रेंड बता दूं, ठीक है। रेडियस का ट्रेंड कैसे आएगा, इधर से इधर जाने पे आपको पता है, इधर से इधर जाने पे Z इफेक्टिव बताया था इंक्रीज करेगा, तो Z इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो R डिक्रीज करेगा, ठीक है। रेडियस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और यहाँ पे यहाँ जाने पे सेल बढ़ते हैं तो रेडियस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बट यहाँ पे स्टार बना लो, यानी कुछ एक्सेप्शनल केस यहाँ पे आएंगे, ठीक है। मैंने क्या बताया था, दो फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं रेडियस को बताने में, एक कौन सा होता है, एक होता है Z इफेक्टिव, दूसरा क्या होता है, नंबर ऑफ सेल। ओके, नंबर ऑफ सेल, अगर नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो क्या होगा, रेडियस हमारा क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। और Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो रेडियस घटेगा, ठीक है। Z इफेक्टिव क्या बताया था, Z इफेक्टिव क्या होता है, द पावर टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड द न्यूक्लियस, ठीक है, द पावर टू पुल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स टू द न्यूक्लियस, ठीक है। तो जितना ज़्यादा Z इफेक्टिव होगा, जितना फोर्स होगा, उतने ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स या सेल्स रिड्यूस हो जाएंगे और साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जाने पे क्या होता है कि शील्डिंग इफेक्ट, अगर मान लो किसी का पुअर है, यानी वो इलेक्ट्रॉन को कम रिपल्सन दे पाते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, तो Z इफेक्टिव वहाँ डोमिनेट करेगा और साइज छोटा होने लगेगा, है ना। जैसे Z इफेक्टिव डोमिनेट किया, मान लो किसी का शील्डिंग इफेक्ट, किसी इनर सेल का शील्डिंग इफेक्ट आउटर पे कम लग रहा है, जैसे मान लो ऐसे है, ऐसे है,
ठीक है, ये आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और ये जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है, इनका शील्डिंग इफेक्ट पुअर है। मान लो किसी वजह से ये इस पे शील्ड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, इस पे शील्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो जो यहाँ पे तो Z बढ़ेगा। अगर एटॉमिक नंबर बढ़ाओगे तो Z बढ़ता जाएगा, यहाँ पे Z पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। और अगर ये जो इलेक्ट्रॉन इनर सेल में अगर एंटर कर रहे हैं मान लो किसी वजह से, ठीक है, तो ये इसको उतना रिपल्सन नहीं दे पाएंगे, और रिपल्सन नहीं दे पाएंगे तो साइज हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे देखो क्या होता है, जैसा मैंने बताया था कि ये एल्यूमिनियम और गैलियम का साइज अप्रॉक्स सेम हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पहले 3D आता है, इसके पहले 3D एलिमेंट्स आते हैं 30 तक, ठीक है, 30 तक आते हैं, 21 से 30 तक। और 3D का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है किसका, 3D वालों का, 3D इलेक्ट्रॉन्स का। जैसे 3D इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग पुअर हो गया तो ये जो गैलियम का साइज जो कि क्या होना चाहिए, शील्डिंग करके बढ़ाना चाहिए था, तो वो क्या हो जाता है, बढ़ता नहीं है, यानी अप्रॉक्स बराबर हो जाता है। और इनफैक्ट बात करें तो गैलियम का साइज जो है छोटा हो जाता है एल्यूमिनियम से, मीन्स एल्यूमिनियम बड़ा हो जाता है किससे, गैलियम से। तो ये एक्सेप्शन ध्यान रखना, इन दोनों के बीच जो एक्सेप्शन है। क्यों बड़ा साइज घट जाता है, क्यों बताओगे? क्योंकि जो शील्डिंग इफेक्ट होता है 3D का, वो क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3D शो द साइज ऑफ गैलियम इज लेस देन द साइज ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, साइज ऑफ गैलियम इज लेस देन साइज ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। अब देखो, हाँ, ये यहाँ पे नहीं वैलिड होता है, ठीक है, यहाँ पे इन दोनों का साइज भी अप्रॉक्स बराबर होता है, लेकिन ये बड़ा होगा, ठीक है, ये गैलियम बड़ा होगा सिलिकॉन से, सॉरी गैलियम नहीं होगा ना, जर्मेनियम है ये, ठीक है, ठीक है, तो ये बड़ा होगा सिलिकॉन से, ओके। तो ये हो गया, ये नोट कर लो, ठीक है, कि गैलियम से थोड़ा सा बड़ा एल्यूमिनियम होता है, ओके। चलो अब इसी के बेसिस पे देखो, अब पुअर शील्डिंग इफेक्ट मान लो, क्या खाली 3D का पुअर शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है, या और भी लोग हैं जिनके शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है? तो देखो, जैसे मान लो अगर हम जैसे यहाँ पे बात करते हैं 3D जब आता है, फिर 4D आता है, फिर 5D आता है, ठीक है, 3D में 21 से लेके 30 तक एलिमेंट्स होते हैं, याद है, वैसे ही यहाँ पे भी होंगे, ओके, यहाँ पे भी होंगे। तो क्या होगा कि ये 3D है, ये 4D है, ये 5D एलिमेंट, 5D सीरीज है, ठीक है। 3D 4D समझ रहे हो ना, स्कैंडियम से लेके जिंक तक इसको 3D सीरीज बोलते हैं, 4D उसके नीचे 5D सीरीज, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे 4D में आए हम, 4D में आए तो क्या होगा कि ये 4D का भी तो शील्डिंग इफेक्ट पुअर होगा, ठीक है, 4D का भी शील्डिंग इफेक्ट पुअर होगा, वैसे 5D का भी शील्डिंग इफेक्ट पुअर होगा। और 5D आने से पहले 4F आता है, ठीक है, और 4F का शील्डिंग इफेक्ट 3D से भी पुअर होता है, वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट, वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, इफेक्ट। तो देखो यहाँ से यहाँ आने पे नंबर ऑफ सेल एक तो बढ़ा, नंबर ऑफ सेल 1 से इंक्रीज किया, लेकिन जो शील्डिंग इफेक्ट था 4F ऑर्बिटल्स का, 4F सबसेल्स का, वो क्या था, कम था, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को कम रिपल्सन दे पाए, ठीक है, और Z इफेक्टिव डोमिनेट कर गया, ठीक है। जैसे Z इफेक्टिव डोमिनेट कर जाएगा तो साइज यहाँ पे जो बढ़ना चाहिए वो अप्रॉक्स बराबर होने लगता है, ठीक है। तो 3D की साइज ज़्यादा होती है, 3D से 4D बढ़ेगा, ठीक है, इनका साइज अप्रॉक्स बराबर हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे जो 5D के पहले 4F का जो 4F में इलेक्ट्रॉन गए, उनका जो शील्डिंग इफेक्ट था वो बहुत पुअर होता है, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट पुअर होने की वजह से क्या होता है, पुअर होने की वजह से क्या होता है, इनका साइज अप्रॉक्स सेम आने लगता है। कहीं कहीं ऐसा केस आएगा कि 5D वाले जो एलिमेंट्स हैं उनका साइज छोटा भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शनल केस ये भी है, तो आप इसको नोट कर लो, क्या, ड्यू टू वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4F ऑर्बिटल 5D अप्रॉक्स इक्वल टू 4D सीरीज, ओके। 5D 4D समझ आता है ना। जैसे मान लो मैंगनीज का, मैंगनीज मांगे TC रेखा, ठीक है, तो ये अप्रॉक्स सेम हो जाएंगे, ओके, ऐसा है, ठीक है। इसके बाद तो F वाले आएंगे ना, तो F के लिए भी रूल बनेगा। उसमें क्या आता है, याद करो, F में क्या होता है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, नाम सुना होगा सबने। F में लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है, F में लेंथेनाइट और एक्टेनाइट दो सीरीज होते हैं, ठीक है।
चलो ये ख़त्म करते हैं और एफ ब्लॉक के एलिमेंट का देखते हैं क्या ट्रेंड होता है रेडियस का, क्यों बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो चलो 4F वाले जो F के लेंथेनाइड के एलिमेंट हैं वो आपको याद है, ट्रिक बताया गया था इसको याद करने का, क्या है चलो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, चलो तो देखो F आर्बाइट, F सबसेल, F सबसेल में बात करेंगे कि रेडियस का क्या होना चाहिए और क्या एक्चुअली होता है, जिसको क्या बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ओके, तो जैसे मान लो F ब्लॉक का लेंथेनाइड का है, मान लो मैंने इतना ही लिखा। ठीक है, शी PR ND PM SM ऐसे आता है। शी ने पर नदियां प्रेम की शमाई, यूं ग्लैड तब दिल हुआ, इधर तुम यूवी लूटे, ऐसे करके हमने याद किया था। ठीक है, नीचे वाले का याद किया था, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे। ठीक है, पुराने आम कम बिकेंगे, कफीना ऐस फरमा रही है, मेड नूडल्स ला रही है। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, आप यूट्यूब चैनल पे जाके भी देख सकते हो या फिर ऐप पे देख सकते हो। ठीक है, इसका आप अगर कमेंट में अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप बता देना। ठीक है, इसके ऊपर वीडियो बना दिया जाएगा। ओके, तो ये जो है ये देखो ये है 58 से लेके 71 तक होता है, ये आपको याद है। ठीक है, ये 90 से लेके 103 तक याद है। पीरियडिक टेबल में मैंने दो चीज़ें आपको याद करने को बोला था, एक एफ लेंथेनाइड एक्टिनाइड कहाँ से कहाँ के बीच होते हैं, और एक बोला था नोबल गैस कन्फिगरेशन। ठीक है, नोबल गैस जो होते हैं उनमें एटॉमिक नंबर याद कर लो, क्या कैसे 2 10 18 36, ठीक है 54 86 एंड 118। ठीक है, ये चीज़ बोला था कि ये याद कर लेना, और ये चीज़ ध्यान रखना 58 से 71 एंड 90 से 103, जिससे आपको एग्जाम में क्या करना, क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो देखो हम बात कर रहे थे किसकी, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में एक्चुअली देखो ये 58, ये 59, 60, ठीक है 61 एंड 62 ऐसे डॉट ऐसे डॉट। ठीक है, तो ये 90 से बढ़ा लेना। ठीक है, अब देखो ये 58 है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स भर जा रहे हैं 4F एंड देन 5P एंड देन 5P हो गया। ठीक है, सॉरी 5D हो गया, 5D 6P एंड 6S। ठीक है, ऐसे में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ये पहले फुल हो जाएगा, लास्ट में इलेक्ट्रॉन आएंगे 4F में। ओके, लास्ट में इलेक्ट्रॉन किस में फिल हो रहे होंगे, 4F में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे होंगे। तो देखो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स F में बढ़ रहे होंगे, ये इनर सेल है कि नहीं, ये इनर सेल है, फिर 5D फिर 6P फिर 6S। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन भर गए, इसमें भर गए, इसमें भर गए, और इसमें ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो इसमें 58, 59, 60, 61 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो इस सीरीज में, तो इलेक्ट्रॉन्स इनर सेल में बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, न्यूक्लियस से ये जो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन है इस पे एक्चुअली रिपल्सन लगना चाहिए, इसका रिपल्सन लगना चाहिए। जैसे जैसे इनर सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं शील्डिंग होगा कि नहीं होगा, ध्यान दो, शील्डिंग जब बताया था तो क्या होता है, इनर सेल का रिपल्सन, इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्सन ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये रिपल्सन होकर साइज इंक्रीज करना चाहिए ओ एक्चुअली। ठीक है, लेकिन इधर से इधर जब जाते हो एफ ब्लॉक में तो क्या होता है, साइज घटने लगता है। ठीक है, साइज क्या होता है, घटने लगता है, इसी को बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और किसके वजह से होता है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग, लिख लो, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ सबसेल। ओके, तो क्या लिख लोगे, क्या लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, द साइज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रेजुअली decreases because of या due to poor shielding effect of F subcell, and this phenomena is known as lanthanide contraction। ठीक है, एक्चुअली तो क्यों ये देखो अधिक से मैक्सिमम लड़के बस ये जानते हैं कि साइज घटता है। ठीक है, लेकिन क्या बढ़ना चाहिए, क्या उस अपोजिट हो रहा है, जो नॉर्मली होना चाहिए उससे क्या अपोजिट हो रहा है, तो आंसर है हाँ, क्योंकि जैसे हम F में इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाएंगे और यहाँ पे भले
एक एक बढ़ रहा है चार्ज, लेकिन F को जो इनर सेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये रिपल्सन देंगे इस 6s इलेक्ट्रॉन्स पे, ठीक है। और रिपल्सन देना चाहिए था, एक्चुअली रिपल्सन देना चाहिए था इसको, और साइज इंक्रीज करना चाहिए था जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट जाने साइज इंक्रीज करना चाहिए, लेकिन साइज क्या होता है, घटता है। क्यों? क्योंकि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका शील्डिंग इस पे पुअर होता है, और शील्डिंग पुअर होता है तो ये इसको रिपल्सन नहीं दे पाते हैं, और ये तो एक एक करके बढ़ ही रहा है, ठीक है। इसको कोई रोकने वाला है नहीं। 58 से 59 में जाओगे तो प्रोटॉन 59, यहाँ पे 60, यहाँ पे 61, इनर चार्ज न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। बट इसका शील्डिंग क्या है, पुअर है, पुअर शील्डिंग ऑफ एफ सबसेल, इसलिए साइज क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, यानी जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है। और जैसे जैसे जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो याद करो साइज डिक्रीज करेगा, ओके। ठीक उसी तरह लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है। जैसे इस एटम में लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन हो रहा, आयनिक में भी वैसे ही ट्रेंड देखने को मिलता है, ठीक है। अगर +3 आयंस में आप ले लो, ठीक है, तो सेम ट्रेंड देखने को मिलेगा, है ना, सेम ट्रेंड देखने को मिलेगा, साइज ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा, ठीक है। वैसे अब देखो, क्या लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन अगर है तो क्या एक्टेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये लेंथेनाइट है, ठीक है, ये क्या है, एक्टेनाइट, एक्टेनाइट, ठीक है, लिख लेना, ठीक है। ये लेंथेनाइट है, ये एक्टेनाइट है, तो क्या एक्टेनाइट सीरीज में भी एक्टेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो आंसर है हाँ होता है, ठीक है, और इससे अच्छा होता है, ठीक है। बट क्या है कि ये जो सारे एलिमेंट हैं एक्टेनाइड में, ये रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी जानकारी हमको इसके बारे में स्टडी हमने नहीं किया, ठीक है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। तो अगर कोई पूछे क्या एक्टेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो आपका आंसर क्या होगा कि हाँ एक्टेनाइट कॉन्ट्रैक्शन भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन क्या है कि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, इसलिए हम उसको ज़्यादा स्टडी नहीं करते, ओके। चलो ठीक है, तो एक्टेनाइड में भी साइज क्या होगा, ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा, ये आपको नोट करना हो एक बार नोट कर लो। और लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का डेफिनेशन ध्यान रखना क्या है, लिख लो क्या, द साइज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट या लेंथेनाइड सीरीज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ग्रेजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ सबसेल, ओके, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ सबसेल, ओके। चलो ये बात हो गई, हमारी डेफिनेशन हो गई। और ये चीज़ ध्यान रखना, लेंथेनाइड एक्टेनाइड का नंबर 58 से लेके 58 से 71 एंड देन 90 से 103। चलो ये हमारा हो गया साइज, ठीक है, यानी रेडियस का ट्रेंड पता चल गया। अच्छा, आपको एक चीज़ वो पता है ना कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है, बिकॉज क्या होता है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहे हैं। और एक पीरियड में जब जाते हो तो क्या होता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है तो साइज डिक्रीज करता है। जैसे मैं आर बताया था आपको 0.53 n² जेड इफेक्टिव, ओके, जेड इफेक्टिव एंगस्ट्रॉम, ओके। तो ये बात ध्यान रखना हमेशा, फार्मूला है एक तरह का, क्वांटम स्ट्रक्चर में इसको इस फार्मूले को पढ़ाया जाएगा, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि जो आर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेल के स्क्वायर यानी n², n इज नंबर ऑफ सेल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, ओके। जेड इफेक्टिव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडियस डिक्रीज करेगा फैन फ्रॉम गोइंग लेफ्ट टू राइट, ओके। चलो तो देखो अब बात करेंगे साइज इन आयंस, ओके। हमने रेडियस पढ़ लिया, डिफरेंट टाइप ऑफ रेडियस पढ़ लिया, रेडियस का फैक्टर पढ़ लिया, किस पे बढ़ता है कब घटता है, ठीक है, जेड इफेक्टिव का क्या इफेक्ट पड़ता है, हमने लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे साइज इन आयंस, ठीक है। जब किसी एटम पे जब कोई आयन चार्ज आ जाता है तो उसके साइज पे क्या इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो Na एटम है एंड देन Na+ है, ठीक है, Na+ है। जैसे मान लो Cl है एंड देन Cl- है, इन दोनों में क्या साइज का डिफरेंस आएगा Na और Na+ वाले एटम में, ठीक है। देखो Na की बात करेंगे पहले, Na के में यहाँ पे क्या होगा, Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 एंड सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 यानी मीन्स 11 प्रोटॉन 11+, ठीक है। और यहाँ पे होता है इनके शेल्स, ठीक है। और ठीक, और यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे
जो न्यूक्लियस है वो तो है, पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल डिक्रीज हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक घट गया, यानी यहाँ पे अगर 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे क्या हो गया, 11 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई, एक डिक्रीज कर गई, तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 10 हो गई, लेकिन अभी भी सेंटर पे न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है, 11 पॉजिटिव चार्ज है। ओके, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 281, ठीक है, 281, ठीक। तो यहाँ पे जो क्या होगा, 28 होगा, तो यहाँ पे 2 भर दो, 2 इसमें 8 भर दो, ठीक है, और यहाँ पे 1 भर दो, ठीक है। और यहाँ पे क्या करोगे, 2 and 8 सिर्फ लिखोगे, 2 8, ठीक है, तो यहाँ पे 2 भर लो और यहाँ पे 8 भर लो। नंबर ऑफ सेल अभी भी कितने हैं, 3 ही रहेंगे, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन घटा है, यानी आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन 0 भले हो गए, लेकिन वो सेल वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। बट क्या हो गया, देखो एक चीज सोचो कि मान लो यहाँ पे 11 लोग 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे, ठीक है, 11 लोग 11 लोगों को खींच रहे थे, लेकिन यहाँ पे 11 लोग कितने, 10 लोगों को खींच रहे हैं, मीन्स 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं। तो बताओ किसके खींचने की पावर ज्यादा होगी, यानी सेंटर की ओर सब पुल कर रहे हैं। एक गेम होता है ना कि ऐसे बाहर के लोगों को सेंटर में पुल करते हैं, ठीक है, सेंटर में खींचते हैं, तो वैसे ही ये जो प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन को अपने ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स इसको रिपल्सन देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। तो ये 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, यहाँ पे 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं। तो बताओ कौन ज्यादा खींचेगा, तो ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे लोग कम ज्यादा लोग हैं और कम बाहर कम लोग हैं तो वो ज्यादा खींचेगा, यानी यहाँ पे पुलिंग पावर ज्यादा होगी, मीन्स यहाँ पे जेड इफेक्टिव जो होती है वो ज्यादा होती है। आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करोगे फिर पाओगे। कैसे कैलकुलेट कर रहे थे हम लोग, z इफेक्टिव इक्वल टू z माइनस सिग्मा, सिग्मा आप कैलकुलेट करना है यहाँ से 2 8 इलेक्ट्रॉन्स लेके -1 कर देना, 2 × 7 और 7 में 0.35 से मल्टीप्लाई कराना और 2 में करा देना 0.85 से, यहाँ से आपका निकल जाएगा सिग्मा, सिग्मा निकाल के z मीन्स 11 माइनस आप सिग्मा कर देना, आपका आंसर मिल जाएगा। और यहाँ पे भी सेम निकालना z इफेक्टिव, और पता चलेगा आपको कि ये जो z इफेक्टिव और ये जो z इफेक्टिव है, ये वाला z इफेक्टिव ज़्यादा है विद कंपेयर टू Na, ठीक है। इसका मतलब इस Na से जब Na प्लस में जाते हो तो z इफेक्टिव इंक्रीज करता है, और z इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो क्या हो गया, साइज डिक्रीज करेगा, मीन्स Na का साइज ज़्यादा होगा किससे, Na प्लस से, है ना। समझ आ रहा है। इसको नॉर्मल लैंग्वेज में ऐसे सीख सकते हो कि 11 लोगों को खींच रहे हैं, यहाँ पे 11 लोग 10 लोगों को खींच रहे हैं, तो 10 लोगों को तेजी से खींचेंगे, और जैसे ही सेंटर की ओर खींचेंगे तो क्या होगा, साइज डिक्रीज होगा। मीन्स यहाँ से जनरली आप बोल सकते हो कि कोई भी कैटायन अपने न्यूट्रल एटम से छोटा होता है, ठीक है, कोई भी कैटायन अपने ही न्यूट्रल एटम से क्या होगा, छोटा होता है, ठीक है। अब बात करो क्या एनायन आने पे भी वही बात होता है, तो नहीं। आप यहाँ सोचो, यहाँ पे एक लोग बढ़ गए बाहर, अब सेंटर पे मान लो 17 इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे थे, 17 इलेक्ट्रॉन्स को, लेकिन यहाँ पे 17 प्रोटॉन आपके 18 इलेक्ट्रॉन को अब खींच रहे हैं। तो बताओ यहाँ पे पुलिंग पावर घटी, z इफेक्टिव घटा, ठीक है। z इफेक्टिव इज अ पुलिंग पावर, सिमिलर टू पुलिंग पावर, ठीक है। z इफेक्टिव एक तरह का इक्विवेलेंट हो गया किसके, पुलिंग पावर के, यानी पुल कर रहा है इलेक्ट्रॉन को सेंटर की ओर। तो यहाँ पे क्या हो गया, आप खुद ही बताओ, क्या यहाँ पे पुलिंग पावर z इफेक्टिव कम होगा कि नहीं। यहाँ पे लिखोगे z इफेक्टिव डिक्रीजेस, z इफेक्टिव डिक्रीज करेगा, और z इफेक्टिव डिक्रीज करेगा तो साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कंक्लूड कर सकते हो, कोई भी एनायन अपने न्यूट्रल एटम से बड़ा होता है ना। बात समझ आ रही है कि नहीं। कोई भी कैटायन अपने न्यूट्रल एटम से छोटा होता है एंड बट कोई भी एनायन अपने न्यूट्रल एटम से बड़ा होता है। सिंपली ये समझो कि जब प्लस चार्ज आएगा तो साइज घटेगा, क्यों, क्योंकि z इफेक्टिव बढ़ रहा है, और जब निगेटिव चार्ज आएगा तो साइज इंक्रीज होगा, क्योंकि
क्योंकि Z इफेक्टिव डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ऐसे और से एग्जांपल देख सकते हो। और कौन सा, जैसे लिथियम बड़ा होगा किससे, लिथियम प्लस से। ठीक है, ऑक्सीजन से बड़ा होगा ऑक्सीजन माइनस, इससे बड़ा होगा ऑक्सीजन -2, इससे बड़ा होगा ऐसे जैसे जैसे। अच्छा ये एक बात और, जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना साइज डिक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे Mg बड़ा होगा किससे, Mg+2 से, Mg+ से। ठीक है, और Mg+ से भी छोटा कौन हो जाएगा, Mg+2। यानी जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज किसी पे आएगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना साइज डिक्रीज करेगा। ओके, और जितना ज़्यादा निगेटिव चार्ज आएगा उतना साइज इंक्रीज करेगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, चलो ये बात हो गई कि साइज पे जब चार्ज आता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है। जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना उसी के अकॉर्डिंग साइज डिक्रीज करेगा, और जितना निगेटिव चार्ज आएगा उतना ही साइज इंक्रीज करेगा। सिंपल लैंग्वेज में वही पूलिंग वाला, 11 लोगों को खींच रहे थे, अब 11 लोग 10 लोगों को खींच रहे हैं, तो पूल ज़्यादा करेंगे तो इसका मतलब जब लोग घटेंगे तो साइज क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो यानी अब कोई भी कैटायन अपने न्यूट्रल एटम से छोटा होता है। ठीक है, बट कोई भी एनायन अपने न्यूट्रल एटम से बड़ा होता है, और जितना ही निगेटिव चार्ज आएगा उसी रेशियो में साइज इंक्रीज होगा, और जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उसी रेशियो में साइज डिक्रीज होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक से। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का रेडियस का क्या ऑर्डर होता है, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में उठाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते क्या हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ओके, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ओके, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो मीन्स क्या होता है, आइसो मीन्स क्या होता है, सेम, सेम, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक से मतलब है इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वे स्पीसीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, सेम हो। ठीक है, यानी द स्पीसीज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, डेफिनेशन लिख लोगे क्या, द स्पीसीज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, द स्पीसीज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ओके, ठीक है, वीडियो स्लो करके आप देख सकते हो। ठीक है, एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। एग्जांपल्स में बात कर लो, मान लो ऑक्सीजन -2, ठीक है, ऑक्सीजन -2, फ्लोरीन माइनस नियॉन Na+, Mg+2 और भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऑक्सीजन काउंट करो। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, एक्सेप्ट किया, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10। यहाँ का एटॉमिक नंबर 9, एक इलेक्ट्रॉन लिया, कितने हो गए 10। यहाँ पे तो 10 होता ही है। 11 से 1 डोनेट किया, हो गया 10। 12 से 2 डोनेट किया, हो गया 10। ठीक है, तो देखो हर एक स्पीसीज में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10 हैं। ठीक है, तो इन सारे को क्या बोलेंगे, O-2, F- नियॉन, Na+, Mg+2 और लिख लो Al+3, यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो इसमें नोट कर लेना, नोट क्या करना है, देखो कि जैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में जिस एटम पे निगेटिव चार्ज होगा, जितना ज़्यादा निगेटिव चार्ज होगा वो उतने ही ज़्यादा साइज में बड़ा होगा, और जितना जिस पे पॉजिटिव होगा उतने ही साइज में छोटा होगा। मीन्स अगर कोई कहे कि इसमें आप साइज का ट्रेंड बता दो, तो आप क्या बोलोगे, सबसे ज़्यादा O-2, फिर F-, फिर नियॉन, फिर Na+, फिर Mg+2, फिर Al+3। देखते जाओ, जितना साइज क्या मतलब चार्ज जितना ज़्यादा पॉजिटिव बढ़ रहा है उसी रेशियो में साइज डिक्रीज कर रहा है, और जैसे ही साइज में आयंस पे, एटम्स पे निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है वैसे वैसे साइज इंक्रीज कर रहा है। तो सिंपली आप बोल सकते हो जिस पे जितना ज़्यादा निगेटिव चार्ज उतने ज़्यादा बड़ा, और जिस पे जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतने ही साइज कम। ठीक है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में ये कहानी है कि जितना ज़्यादा निगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा वो बड़ा। ठीक है, तो आप लिख लेना, इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मोर निगेटिव चार्ज इन
इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, फुल लिखना, ठीक है। मोर द नेगेटिव चार्ज, मोर द नेगेटिव चार्ज, larger the size and more the positive charge lesser the size, ठीक है। मीन्स जितना ज़्यादा निगेटिव चार्ज होगा उतना लार्जर साइज होगा, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना स्मॉलर साइज होगा, ठीक है। तो ये बात हो गई। और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। ये नोट कर लेना, दोनों नोट कर लेना, निगेटिव पॉजिटिव वाला मैंने एक करा दिया, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ध्यान रखना, द स्पीसीज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल की बात करो, ठीक है। जैसे मान लो क्लोरीन माइनस आर्गन पोटेशियम प्लस कैल्शियम प्लस 2, ठीक है। ये स्पीसीज हो गए हमारे, यहाँ पे मिटाता हूँ इसको, ठीक है। कैल्शियम प्लस 2, जैसे मान लो S-2 भी ले लो, सल्फर -2, ठीक है, सल्फर -2, ठीक है। चलो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो। देखो यहाँ पे एटॉमिक नंबर होता है 16 में 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर लो, कितने हो गए 18। यहाँ पे होता है 17 और एक जोड़ लो 18 हो गए, ये 18 होता ही है। ये 19 - 1 18, फिर ये 20 - 2 18, ठीक है। तो ये ऐसे स्पीसीज हैं जिनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोला जा सकता है, जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें साइज का ऑर्डर क्या आ जाएगा बता दो, एरो लगाना आना चाहिए, सबसे ज़्यादा ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। इजी, एकदम इजी। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, तुम्हारे जेई मेंस में भी आते हैं, नीट के एग्जाम्स में तो भैया ये फेवरेट ही है उसका, ठीक है। हमेशा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में पूछता रहता है साइज बता दो, और इससे आसान साइज में कुछ हो नहीं सकता पूरे पीरियडिक टेबल में, इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है, कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में कि साइज का ऑर्डर बता दो, ठीक है। तो ये रही कहानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की। और कैटायंस में ध्यान रखना, कोई भी एनायन अपने नॉर्मल एटम से बड़ा होता है, कोई भी कैटायन अपने नॉर्मल एटम से छोटा होता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, जितना पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उतना छोटा हो रहा है, जितना निगेटिव चार्ज आ रहा है उतना बड़ा हो रहा है। ओके, तो ये कहानी हो गई हमारा किसकी, एटॉमिक साइज की, ठीक है। अब आपके नेक्स्ट सिलेबस में क्या बच गया है, अब बच रहा है हमारा आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी, फिर बचेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फिर बचेगा क्या हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, और इन सब के एप्लीकेशन। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।